आज हम पढ़ेंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ बहुत ज़्यादा मतलब आजकल ये समस्या होती जा रही है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डायरिया, दस्त के बारे में। एक्यूट और क्रोनिक दोनों पढ़े थे कि एक्यूट क्या होता है, एक्यूट डायरिया क्या होता है और क्रोनिक डायरिया क्या होता है। आज हम उसका अपोजिट पढ़ेंगे। जो दवाएं डायरिया को रोकने वाली होती है ना, वो कब्ज़ ज़रूर पैदा करती हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो दवाएं, जाहिर सी बात है, लैट्रीन ज़्यादा आ रही थी तो उसको हम रोक रहे थे। अब कब्ज़ में क्या होता है कि लैट्रीन कम आती है, मोशन कम होते हैं, पखाना कम खारिज होता है, समझ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बीमारियां हैं, और अपोजिट का मतलब उल्टी बीमारियां हैं एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ ही इलाज चलेगा इसमें। पहले उन दवाओं को दिया जा रहा था जो लैट्रीन या पखाने को रोके दस्त में, और अब उन दवाओं को दिया जाएगा जो लैट्रीन पखाने को बाहर करें, लाएं। कब्ज़ क्या होता है नॉर्मली आजकल किसी भी आम हर इंसान के मुंह से आप सुन लोगे कब्ज़ हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, गैस बन रही है, ये सारी परेशानियां होती हैं। कब्ज़ को जो सही मायनों में अगर जानेंगे हम तो उसका मतलब ये है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अगर पखाना नॉर्मल खारिज नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में उसको कब्ज़ कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आम और सरल भाषा में उसकी डेफिनेशन है, तारीफ़ है, यूँ कह सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर पखाना खारिज नहीं हो रहा है तो उसको कब्ज़ कहा जाता है। या हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 3 से 5 बार या 3 से 4 बार पखाना अगर नहीं आ रहा है किसी को तो इसका मतलब उसको कब्ज़ रहता है। इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। लिख लो, अपने अपनी कॉपी में लिखो, कॉन्स्टिपेशन। बहुत आम बीमारी है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि इसकी वजह से सैकड़ों बीमारियां होती हैं। इसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। इस अक्सर हमारे पास डाइजेशन वाले ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उसमें से 90% यही होते हैं कि या तो दस्त की शिकायत होगी या कब्ज़ की शिकायत होगी, है ना। कब्ज़ वाले तो आते हैं तो उनको दूसरी बीमारियां बहुत होती हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के बाद अब हम ये जानेंगे कि ये होता किस वजह से है। सीधा सीधा आजकल जैसे हमने दस्त की बीमारी में देखा था कि उल्टा सीधा खाने से या कुछ ऐसे केमिकल्स ले लें या कोई गर्म चीज़ ज़्यादा ले लें तो उसकी वजह से भी दस्त हो जाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कब्ज़ भी हो जाता है। जैसे मीट मछली अंडा वगैरह लेते हैं, लिमिट से ज़्यादा ले लें एक ही बार में तो दस्त भी हो सकते हैं, और इतना थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं लेकिन बार बार ले रहे हैं तो कब्ज़ भी हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के इसमें रहता है ये। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जानेंगे कि 24 घंटे के अंदर पखाना जो है कम से कम 150 ग्राम तक खारिज होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा तब भी कब्ज़ है। क्यों, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब लैट्रीन या पखाना तो डेली आता है लेकिन बहुत कम तादाद में आता है, ऐसा लगता है कि बहुत कम खारिज हुआ और जो है पेट भारी भारी सा रह गया। हालांकि वो यूँ भी कहेंगे कि दिन में 2-3 बार भी जाना पड़ता है लेकिन मतलब पूरी तरीके से खारिज हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको बहुत कम खारिज होगा, लेकिन जितना होना चाहिए 150 ग्राम के आसपास उतना तक पूरे दिन में 24 घंटे में नहीं हो पाएगा। अगर इतना नहीं हो पाता है तब भी कब्ज़ है। ज़रूरी नहीं है 2 दिन बाद ही लैट्रिन आ रही जब भी कब्ज़ होगा, एक दिन में चाहे कई बार आ जाए और लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, और पेशेंट जो है, ये इंसान जो है अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहा है कि यार मेरा पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पा रहा है। ये भी कंडीशन में पेशेंट बहुत आते हैं, तो वो भी कब्ज़ ही है। ठीक है, अब उसके बाद ये किस वजह से होता है आप लिखो, अपने अपनी कॉपी में लिखते भी रहो। इसकी वजह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और आप भी लिखते रहो उधर। ठीक है, खाने के अंदर फाइबर कम होना, रेशेदार चीज़ें जो हम चीज़ें खाते हैं, जैसे खजूर खाएंगे ना तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद रेशा होता है, देखा तुम लोगों ने। खजूर जब खाते हैं तो उसके अंदर रेशा होता है, उसको फाइबर कहते हैं। खजूर ज़्यादा अगर जो लोग खाएंगे तो उनको कब्ज़ नहीं रहता। क्यों, क्योंकि उसमें रेशेदार चीज़ होती है, और रेशेदार चीज़ें जब खाएंगे तो कब्ज़ नहीं होगा। जब वो कम खाएंगे तभी कब्ज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि भोजन में या खाने के अंदर फाइबर की कमी होना है या रेशेदार जो खाना होता है उसकी कमी होने लगे खाने के अंदर। नॉर्मल ऐसा खाना खाने लगे कि उसमें फाइबर नहीं है, दूसरी चीज़ें बहुत है या कम है, तो वो फाइबर जो नहीं ना होने की वजह से भी कब्ज़ हो सकता है। लिख लिया, फाइबर की कमी की वजह से।
ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ बताई थी दस्त के अंदर, डायरिया जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया था कि आंतों का एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस तरह से आगे को बढ़ता है, पखाना या जो भी चीज़ होती है पेट के अंदर वो आगे को बढ़ाने का आंतें मूवमेंट करती हैं, जिसे हरकत दूधिया कहा था। अब अगर वो, मैंने ये भी बात बताई थी कि अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, इंसान को पखाना ठीक से खारिज हो। ज़्यादा चल रहा है तो क्या परेशानी हो सकती है? दिक्कत हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। ज़्यादा चलने से दस्त हो जाएगी। ज़्यादा चल, मैंने बताया था ना, दस्त की वजह क्या थी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, आंतें हरकत बहुत तेज़ी से करती है तो कुछ रुकेगा ही नहीं, वो बाहर आता चला जाएगा। अब उसी के उल्टा पड़ रहे हैं आज उल्टा पड़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाए। जब कम होगी जो चीज़, धक्का नहीं लगाएगी किसी चीज़ को, इधर से जैसे ये है, यहाँ पर फूट पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब वो इधर से यहाँ से प्रेशर आगे का नहीं लगाएगी तो वो बाहर नहीं जाएगी, तो ऐसे लैट्रिन खारिज नहीं होगी, पखाना नहीं आएगा। तो इसका मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाए तब भी कब्ज हो सकता है। ज़्यादा हो रहा है तो दस्त, कम हो रहा है तो कब्ज हो सकता है। लिख लिया? लिखो। उसके बाद में कुछ ऐसी दवाएं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, मतलब वर्म को दूर करने वाली जो दवाएं होती हैं, अंग्रेजी दवाएं, उनको अगर लगातार लेंगे तो उससे भी कब्ज हो सकता है। ठीक है, ये भी लिख लो आप लोग, लिखो फटाफट लिखो। उसके बाद अगली जो ये वजह बता रहा हूँ किस वजह से कब्ज होगा, और इन वजह को दूर कर दो तो इलाज हो जाएगा। इन वजह से बच जाओ तो उसूल इलाज हो जाएगा और परहेज हो जाएगा। जिन वजह से कब्ज हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, उन वजह के खिलाफ काम कर दो तो बीमारी खत्म हो जाएगी। उन वजह से बच जाओ तो बीमार होने से बच जाओगे। समझ रहे हो? अगला जो है, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं कुछ, जो दिमाग को सुकून देने वाली दवाएं होती हैं, तो उन दवाओं से भी कब्ज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम जो है सफूब मुसक्किन देते हैं, कभी नोट किया कौन सी बीमारी में ज़्यादा देते हैं? दिमाग वाली सफूब मुसक्किन देते हैं जिनको दस्त की शिकायत रहती है। अब मुसक्किन का मतलब होता है सुकून देने वाला, मतलब वो सुकून देने वाली दवाएं हैं तो वो दिमाग को, पूरी बॉडी को सुकून देंगी। कोई चीज़ यूँ हरकत कर रही है तेज़ी से, लैट्रिन बहुत आ रही है, तो सुकून देने वाली तो उसको सुकून ही तो करना है, कम ही तो करना है उसकी हरकत में। तो हम जो सफूब मुसक्किन देते हैं वो हमने इसीलिए इसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि उसका मूवमेंट कम होगा, सुकून मिलेगा, और जब सुकून मिलेगा तो दस्त होना कम हो जाएंगे। हम अक्सर उस IBS में देते हैं, ये मैं जो देता हूँ, हालांकि उस पर लिखा हुआ तो अलग चीज़ है, वो लिखा हुआ तो बुखार के लिए है, लेकिन अपने तजुर्बे से देते हैं, सफूब मुसक्किन हरमस कंपनी का। अब अगर मुसक्किन दवाएं जब लेंगे हम तो वो क्या करेंगे, आंतों को सुकून कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ठंडा करने का मतलब वहीं पर ही सुला देंगे, उनको हरकत नहीं करने देंगे, तब भी कब्ज हो जाएगा। भाई नॉर्मल हरकत से कम हो गया ना। तो जितनी भी दिमाग की जो दवाएं होती हैं, मुसक्किन दवाएं जो होती हैं, एंटी डिप्रेशन में जो इस्तेमाल होती हैं दवाएं, वो सारी कब्ज़ पैदा करती हैं। और अक्सर यही होता है कि अंग्रेज़ी दवा जो लेते हैं लोग कि भाई दर्द की या सर दर्द की या किसी चीज़ की दवा लेते हैं तो कब्ज़ ज़रूर होता है, वो इसी वजह से होता है। लिख लिया? लिख लो ये। उसके बाद डायूरेटिक दवाएँ ले लें। डायूरेटिक दवाओं का मतलब होता है मुद्रे बोल, ऐसी दवाएं जो पेशाब बहुत ज़्यादा खारिज कर दें। जब पेशाब ज़्यादा निकल जाएगी बॉडी से तो आंतों में खुश्की पैदा हो जाएगी, और ये मर्ज खुश्की की वजह से भी होता है। अब इसका मिजाज की हम बात करेंगे तो ये भी लिखो, यहाँ से पता लग रहा है कि खुश्की की वजह से, यानी कि गरम खुश्क। जब गरम खुश्क मिजाज हो जाएगा बॉडी का तो ऐसे जो पेशेंट आएंगे वो 80%, जो मैं अपना तजुर्बा जो बता रहा हूँ, गरम खुश्क मिजाज वालों को 80% पेशेंट को गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत होगी। अब जब कब्ज़ होगा तो जो बीमारियां होंगी वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो भी ये पढ़ना है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, लिख लिया ये। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है जिसमें थायराइड का लेवल कम हो जाता है। आजकल जो चल रही है ना बीमारी में, थायराइड हो गया, उसमें या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो थायराइड अगर कम हो जाए तब भी कब्ज़ रहने लगता है। और तो जो मोटी होने लगती है एकदम कि भाई बहुत मोटे हो रहे तो उनको कब्ज़ भी होता है, इसलिए और भी पेट फूलने लगता है उनका। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो रहा है। बाकी खाना पीना तो सब जानते हैं कि भाई गर्म चीज़ें लोगे, उल्टी सीधे खाओगे तो कब्ज़ हो जाएगा। बाहर का जितना भी फास्ट फूड ले रहे हैं हम, गर्म चीज़ें ले रहे हैं,
ख़ास तौर से चाउमीन, मोमोज़ वगैरह जो खाते हैं, ये बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, इसीलिए तो पेट की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो इनकी वजह से भी कब्ज़ हो जाता है, ठीक है? ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि कब्ज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़। दस्त के तो एक बार को कम है, अगर देखा जाए तो दस्त के 40%, कब्ज़ के 60%, ऐसा रेशो चल रहा है। कब्ज़ वाले ज़्यादा हैं क्योंकि उल्टा-सीधा जो खा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हो रहा है। या कुछ लोग ज़रा-सा दर्द हुआ, तुरंत एक गोली ले आए, वो गोली थी वो ऐसी कि उसने सुकून दिया, उसने कब्ज़ भी कर दिया। दर्द में तो आराम दे दिया, फ़ौरन उसने कब्ज़ कर दिया, ठीक है? तो इन चीज़ों से कब्ज़ हो रहा है, ठीक? उसके बाद जैसा मैंने कहा कि गरम खुश्क है, मिजाज का तो हम ज़रूर चलेंगे क्योंकि हमें मिजाज के हिसाब से भी इलाज भी मिजाज के हिसाब से ही करना है। तो जो सफ़रा जो होता है, मैंने बताया ना ये गरम खुश्क होता है, लिखो गरम खुश्क। जब बॉडी में गर्मी और खुश्की दोनों बढ़ जाएगी तब भी कब्ज़ की शिकायत होती है। अब गर्मी खुश्की क्यों बढ़ेगी? जब सफ़रा ज़्यादा होने लगेगा, येलो बाइल ज़्यादा होने लगेगी, तभी तो गर्मी खुश्की बढ़ेगी। तो यानी कि जिसे येलो बाइल मतलब पित्त, हिंदी में इसको पित्त भी कहते हैं ना। बहुत सारे लोग येलो बाइल या सफ़रा तो जानते नहीं है, ये तो चीज़ लोग इतना नहीं जानते, लेकिन पित्त के बारे में ज़्यादातर जानते हैं। आते ही कहते हैं डॉक्टर साहब पित्त बढ़ता है मेरा, कब्ज़ भी रहता है और जलन भी होती है, क्योंकि ये सफ़रा क्या गर्म है, गरम खुश्क है। तो इसकी वजह से भी आंतों में गर्मी होगी और खुश्की होगी। जब गर्मी खुश्की होगी तो आंतें स्लो हो जाएंगी या फिर कभी दस्त भी लग जाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो दस्त भी लग जाएंगे। लेकिन खुश्की अगर बढ़ गई गर्मी के साथ साथ तो फिर ये कब्ज़ कर देगी, और खाली गर्मी बढ़ी तो दस्त कर देगी, ऐसा भी होता है इसमें, ठीक है? तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कब्ज़ की वजह। उसके बाद जो है अगला लिखो आप, पानी पी लो यार। अच्छा, बेहोश करने वाली जो दवाएं होती है ना, जैसे ऑपरेशन वगैरह, तो उससे भी कब्ज़ हो जाता है। या डिलीवरी के दौरान जो दवाएं इंजेक्शन लगते हैं उससे भी कब्ज़ हो जाता है। डिलीवरी के बाद में ऐसे सिरप या दवाएं दी जाती है जिससे लैट्रिन आ जाए। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि उनको जो इंजेक्शन लगे उससे कब्ज़ होगा ज़रूर। अंग्रेज़ी दवाएं तो ज़्यादातर कब्ज़ करती हैं। बुढ़ापे में आंतें कमज़ोर हो जाती हैं तब भी कब्ज़ हो सकता है, या वैसे भी किसी की आंतें कमज़ोर हो गई लगातार बीमार रहने से भी कब्ज़ हो सकता है। ये तो सारी वजह रही कि कब्ज़ क्यों हो रहा है ना। उसके बाद अब अगला टॉपिक लेंगे अपना, बैठे रहने से, और बैठे रहने से भी कब्ज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा बैठने वाले काम करते हैं ना उनके भी अक्सर ये बीमारी मिलेगी। क्योंकि हमने याद करो दस्त जब थे तो हमने क्या करा था, इलाज के दौरान हमने उसूल इलाज में क्या कराया था कि मरीज़ को आराम कराएं, लिटाएं बिठाएं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उधर कब्ज़ लैट्रिन को रोक रहे थे और इधर रोकने वाली चीज़ पहले से है तो कब्ज़ होगा, ठीक है? अगर लेटेंगे बैठेंगे ज़्यादा तो उससे भी कब्ज़ रहने लगेगा, ठीक है? उसके बाद शुगर वाले पेशेंट में भी ये परेशानी हो सकती है। शुगर के अगर मरीज़ होते हैं तो उनको भी अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती है। दूसरी बीमारियों की वजह से भी कब्ज़ रह सकता है। अब जिन लोगों को कब्ज़ होता है उनको क्या क्या परेशानी हो सकती है, कब्ज़ की वजह से क्या क्या परेशानी होती है वो लिखो आप। कब्ज़ की वजह से क्या क्या परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, पहले एक चीज़ और देख लें कि पहचान कैसे होगी कि इनको कब्ज़ है। अभी तो खाली अपना वजह ही तो दे दिए, पहले अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि कब्ज़ है। तो उसमें सबसे पहले मरीज़ ज़ाहिर सी बात आते ही बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन नहीं होती है तो 2-3 दिन बाद होती है या बार-बार, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। उसके बाद भूख की शिकायत करेगा कि डॉक्टर साहब भूख भी नहीं लगती है, पेट भारी रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी रहती है, जलन आती है पेट में। ये सारी दिक्कत, इसका मतलब कहीं ना कहीं कब्ज़ की शिकायत ज़रूर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। मुंह से कभी कभी बदबू भी आती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह से बदबू बहुत आती है हमारे, तो उनके कब्ज़ की शिकायत ज़रूर, क्योंकि गंदगी पेट में रुक रही है ना, जो बाहर जाना चाहिए वो रुक रही है। तो जब रुकेगी तो जाहिर सी बात है उसका असर तो आएगा, मुंह में छाले हो जाते हैं। ये भी एक कब्ज़ की पहचान होती है कि पेट में गर्मी हो गई, उसकी वजह से कब्ज़ हो गया, कब्ज़ की वजह से फिर दान छाले हो गए, या गर्मी की वजह से छाले हो गए, ये भी एक गैस बनना। ये तो सब आराम से, और
उसके बाद ये सारी परेशानी तो होंगी, मुंह का जायका भी ख़राब हो जाएगा, मरीज़ का मुंह कड़वा भी रह सकता है, ये भी परेशानियां रह सकती हैं। सुस्ती और नींद ना आना, भारीपन, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। सर, अच्छा एक चीज़ और, जो जब कब्ज़ होता है ना तो मरीज़ को सर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं लोग कि जिनको पता भी नहीं चलता कब्ज़ है, बस खाली नॉर्मली आगे लेटन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कब्ज़ होता है तो उनके दिमाग पर भी गैस चढ़ती है, ये शिकायत भी बहुत करते हैं। अगर दिमाग पर चढ़ने लगते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है, फिर तो दूसरी बीमारियों के इलाज करते रहते हैं, कब्ज़ का रह जाता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, एलोपैथी में मैंने देखा है कि सर दर्द के लिए मरीज़ गए, उनको दर्द की नींद की दवा दे दी, और फिर बीमारी है कब्ज़ की, लैट्रीन ही नहीं आ रही उनको। जब लैट्रीन नहीं आएगी तो गैस बनेगी, गैस दिमाग की तरफ बढ़ेगी, दिमाग की तरफ बढ़ेगी तो वो जा कर के दर्द करेगी, तकलीफ़ देगी, और जैसी उनको दस्त की दवा दी, दस्त लाने वाली, उनका दर्द ख़त्म। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद चिड़चिड़ापन वगैरह मरीज़ के अंदर होगा ही, जाहिर सी बात है। आप लोग देखते हैं जब नब्ज़ देखते हो मरीज़ की, और सफरा भी मिजाज वाले होते हैं तो पूछता भी हूँ मैं कि आपको चिड़चिड़ापन रहता होगा, तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगेगा, फिर आगे चल के पुराना हो जाएगा कब्ज़ तो कमर दुखने लगेगी, सारा बदन मतलब एक सुस्त हो जाएगा बिल्कुल आदमी का। ये तो हुए कब्ज़ क्यों होता है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया क्या क्या इसमें पहचान होगी, और साथ में इसकी वजह से जैसे सर में दर्द वगैरह बताया, ये भी इसकी वजह से होने वाली है। लेकिन इसकी वजह से एक ख़तरनाक बीमारी चलती है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बवासीर। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उनको पाइल्स की शिकायत, और एक होता है फिशर, इनको आगे पढ़ेंगे हम। बवासीर मस्सा होता है, फिशर जो होता है वो ज़ख़म बन जाता है अंदर की तरफ लैट्रिन की जगह पर, ठीक है। उसके बारे में पूरी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो ये दो बीमारियां बहुत होती है। क्यों? जब लैट्रिन नहीं आती, ज़ोर लगाते ना, तो जो लैट्रिन की जगह पे जगह होती है वहाँ पर ब्लड वेसल्स या जो खून की नालियाँ होती हैं वो इकट्ठी होने लगती है, और गंदगी जमा होने से वो मस्सा बन जाता है। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये पाइल्स सबसे बड़ी परेशानी, बवासीर जो है कब्ज़ की वजह से एक आम बात होती जा रही है। मुँह में अल्सर हो सकते हैं, हाथों में अल्सर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, गंदगी रुकेगी तो पूरी बॉडी में कहीं भी परेशान कर सकती है, ठीक है। हाथों में सूजन, वरम हो सकता है, कोलाइटिस एक बीमारी है हाथों का, बड़ी हाथों में होती है, आगे चल के पढ़ेंगे। सांस फूलने की परेशानी, बहुत से पेशेंट आते भी हैं कि लैट्रिन भी नहीं आती है, सब सांस बहुत फूलती है। तो ये देखना है कि उनको लैट्रिन अगर आ रही है तो सही है, तब तो सांस के हिसाब से इलाज करें, और अगर लैट्रिन नहीं आ रही है तो पहले कब्ज़ का इलाज करें। तो सफाई हो जाएगा तो अपने आप, क्योंकि कब्ज़ से पेट भारी भारी रहेगा तो एकदम सांस उनकी फूलेगी। ये सारी चीज़ें जो है मरीज़ को परेशान कर सकती है। सिर्फ कब्ज़ की वजह, देखो कितनी बीमारियां पैदा कर रही है, एक बीमारी कितनी सारी बीमारियां पैदा कर रही है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। उसूल इलाज में अगर देखें तो जाहिर सी बात है, जो परहेज़ है उसी तरह का उसूल इलाज भी होगा कि भाई जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिन जिन चीज़ों से ये बड़ बीमारी होती है उन चीज़ों को अवॉइड करें, जिन चीज़ों की कमी से हो रही है उन चीज़ों को ज़्यादा लें, जिन चीज़ों के ज़्यादा लेने से हो रही है उन चीज़ों को कम कर लें। ये उसूल इलाज है, खुद का ध्यान रखें। अच्छा, गर्मी खुश्की जब होती है ना तो उसूल इलाज में सबसे ज़्यादा बेहतर है पानी ज़्यादा पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी कब्ज़ होता है, तो पानी अगर ज़्यादा पीने लगे, कुछ लोग ऐसा है सुबह में जब उठते हैं अगर वो पानी ना पिए तो उनको पखाना नहीं होगा, यानी कि उनके हाथों में खुश्की है, जब तक तरी नहीं पहुँचेगी। गर्म खुश्क मिजाज है और पानी का मिजाज है सर्द तर। देखो, गर्म और खुश्की को सर्द तर दवाएं मारती हैं, सर्द तर, गर्म को सर्द, खुश्क को तर। गर्मी खुश्की हमने साबित कर दिया कि कब्ज़ है तो गर्मी खुश्की है, तो हम सर्द तर दवाएं देंगे। तो दवाओं से पहले पानी दो ठंडा, सर्द तर जब पानी देंगे, ठंडा पानी या हल्का गुनगुना करके भी दे सकते हैं, तो तुरंत ये आंतों में जाकर जो सुस्त पड़ी हुई थी आंखें उनमें जाकर हरकत करेगा, कोई चीज़ पहुंच गई उसमें हरकत करेगा तो वो लैट्रिन आ जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि डॉक्टर साहब सुबह में जब तक पानी ना पिएं, चाहे गर्म लें चाहे ठंडा पानी लें, जब तक पानी ना पिए जब तक लैट्रिन नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी एक उसूल इलाज ही है ये तो एक तरीके से, क्योंकि पानी तो खाना है, खाना पीने की चीज़ें, ये तो ये इलाज में नहीं आता, उसूल इलाज है, ठीक है। तो उसूल इलाज में ये। दूसरी बात,
जो लोग बैठ के काम करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, चहलकदमी करना चाहिए, दौड़ लगाना, तो उससे भी लैट्रिन सही आने लगेगी, कब्ज़ से बच भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह ऐसे लें जो कब्ज़ ना करें, लिमिट में खाएं, ये सारी चीज़ें उसूल इलाज में हैं। ठीक, इलाज की हम बात करेंगे। इलाज में जब हम देखें तो इलाज में क्या करना है, एक तो लिख लो आप, इलाज लिखो, त्रिफल सनाई। अगर किसी को गैस, एसिडिटी, बदहजमी के साथ में हो रहा है, गैस एसिडिटी अगर ज़्यादा, जाहिर सी बात है इसमें ये सारी चीज़ें तो होंगी, गैस एसिडिटी तो बनना ही बनना है, गर्म है भाई, जाहिर सी बात है, सफरा बढ़ रहा है बॉडी में, पित्त बढ़ रहा है। ठीक है, तो त्रिफल सनाई, हालांकि ये भी एक गर्म दवा है, लेकिन ये क्या है, आंतों को साफ कर देगी, जिससे दूसरी बीमारियों से बचेंगे। ये भी सना पत्ती जो है बहुत गर्म होती है, आंतों में अगर ज़्यादा ले लेना लगातार तो ये खराश पैदा कर देगी, गर्म दवा है ये, और गर्म दवाएं खराश कर देती हैं तो और ज़ख्म हो जाएंगे, खराश मतलब ज़ख्म, खराश हो जाती है ना, ज़ख्म लग जाते हैं, तो इसको लिमिटेड लेना है। हालांकि इसमें दूसरी दवाएं ऐसी होती हैं, त्रिफला भी मिलाया जाता है इसमें सनाई में, तो इसकी जो खराश पैदा करने की जो ताकत होती है उसको कम कर देते हैं ताकि नुकसान कम करें। फिर इसमें और भी चीज़ें मिला देते हैं। हब्बे अज़रा की, पुराना अगर कब्ज़ हो गया तो यानी कि उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया, सुस्त पड़ी रहती हैं आंतें, तो हमें उसके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हब्बे अज़रा की त्रिफल सनाई जो हमें रात को देना, हमेशा रात को देना, ये दिन में बहुत कम दिया जाता है। या कोई आप भी सुबह आ जाए कि डॉक्टर साहब बहुत 2 दिन होगा लैट्रिन यहाँ ही दर्द हो रहा है मेरे, तब तो ये है कि अभी दे दो 1 चम्मच, लैट्रिन आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली पेशेंट आ रहा है, उसको वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, तो ये हमेशा रात को ही दी जाती है, और वो भी सारी दवाओं के लास्ट में सोते वक्त, ये त्रिफल सनाई याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हब्बे अज़रा की ले लो, अगर 15 साल से ऊपर का ही इलाज बताता हूँ मैं, उससे कम का तो फिर उम्र और वज़न के हिसाब से कम करना पड़ेगा। जैसे बच्चे की उम्र 10 साल है तो 1-1 गोली कर सकते हैं, 15 से 12 है तब भी 1-1 गोली, हब्बे अज़रा की 2-2 गोली लेना है 15 से ऊपर के साथ। ठीक है, लिख लो, 2 गोली सुबह में नाश्ते के बाद। वो भी हब्बे अज़रा की जब काम करेगी जब बहुत पुराना कब्ज़ हो गया है, ये भी गर्म दवा है, हब्बे अज़रा की भी गर्म दवा है, याद रखिए, गर्म दवाओं से भी हमें इलाज करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, तो इनमें गर्मी और पहुंचानी है हमें ताकि ये बाहर कर दें। एलोपैथी में डल्कोलेक्स एक टैबलेट आती है, इतनी गर्म होती है कि 1 गोली ले लो तो 10 चल जाएंगे, तो वो भी तो गर्म है, और पहले से ही मर्ज गर्म है, क्योंकि हमें जो गंदगी है उसको पहले बाहर निकालना। पहले मिजाज के हिसाब से ज़रूरी नहीं है इलाज हो, पहले जो बीमारी है उसको निकालो ताकि आंतों में थोड़ा रिलैक्स मिले, मरीज़ को सुकून मिले। हम एकदम ठंडी चीज़ों से इलाज नहीं करेंगे। पुराना कब्ज़ है, मरीज़ रोज़ यही शिकायत करा, तब जा कर के हम तरीके से इलाज करेंगे जो उसूल इलाज है, ठंडा इलाज। और अगर अभी आ रहा है हाथों हाथ तो वो तो जाहिर सी बात है, पहले उसको लैट्रिन लाना है हमें, पहले हाथों को ठंडा करना है, ये सब की ज़रूरत नहीं है, पहले नॉर्मल जल्दी से लैट्रिन आना चाहिए। नहीं आएगी तो इतनी सारी बीमारियां बन रही थी, इसलिए हमें फ़ौरन ऐसी दवा देनी है कि पहले लैट्रिन आनी चाहिए, चाहे वो गर्म हो ठंडी हो, उससे मतलब नहीं है, लैट्रिन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फिर उसूल इलाज तो जो भी चलेगा। हब्बे तिनकार 2-2 गोली सुबह शाम, तो ये सारी एक साथ नहीं देनी है, मतलब ये दवाएं दी जाती हैं, अब इनमें से कोई एक दवा दे सकते हैं। हब्बे अज़रा की ऐसा है कि दस्त नहीं लगाती एकदम, तो ये दूसरी दवाओं के साथ में दे सकते हैं। हब्बे तिनकार 2-2 गोली लिख ली। हब्बे कबिद नौशादरी, ये भी कब्ज़, अगर हल्का फुल्का कब्ज़ है तो दस्त पैदा, ये कब्ज़ को ख़त्म कर देगी। ये तो वो दवाएं हो गई जिसको हम फौरी तौर पर देंगे। ठीक है, हब्बे अज़रा की को नहीं दे सकते फौरी तौर पर, बाकी सबको। अब अगर उसूल इलाज के हिसाब से हमें चलना है कि भाई पुराना मर्ज़ है, हमें तो भाई परमानेंट ठीक होना है, ये तो टेम्परेरी भी है, परमानेंट भी टेम्परेरी भी, परमानेंट ठीक होना है, तब हमें सर्दतर अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें एक आध ऐसी गर्म दवा भी दे दें ताकि ज़्यादा ठंडी ना हो, तो इसलिए हम अब यहाँ पर शरबत दीनार लिखो। उसूल इलाज के हिसाब से जब चलेंगे तब हमें लीवर को शांत करना पड़ेगा पहले। क्यों, लीवर ही तो पित्त बना रहा था, सफरा तो लीवर ही बना रहा है, वहाँ से जड़ पर जाकर काम करना पड़ेगा, तब हमें शरबत दीनार देना होगा। शरबत दीनार 10-10 ml सुबह शाम देंगे, या कोई भी सिरप ऐसा जो लीवर को ठंडक पहुँचाए, मजबूत करे और उसको पित्त को नॉर्मल करे, शांत करे। माजून दवीदुल वर्द, जवारिश कमूनी, अगर गर्मी कम है और गर्मी ज़्यादा नहीं है तो जवारिश कमूनी भी दे सकते हैं। इसमें तो नहीं लिख रहा है, लिख जवारिश कमूनी। ठीक है, जवारिश कमूनी भी हल्का कब्ज़ होता है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन वो गर्म अगर है किसी को तो नुकसान कर जाएगी। गर्मी की वजह से अगर कब्ज़ हो रहा है
तो जवारिश कमोनी नहीं दे सकते, क्योंकि ये ठंड की वजह से भी तो हो सकता है। ठंड में आते सुकड़ी भी हो जाए तब भी तो हो सकता है कफ। नर्वस सिस्टम जो कमज़ोर हुआ वो ठंड का था, तब जब नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाए तभी गर्म दवा देनी है, अभ्यर्थ रहती है, ठीक है। वरना तो ज़्यादातर दवाएं सर्द दवाओं से, ये इसका परमानेंट इलाज की बात कर रहा हूँ। और टेम्परेरी तो ये है कि एक कुर्स मुलय्यन आती है, लिखो कुर्स मुलय्यन एक ऐसी है कि ये जैसे त्रिफल सनाई है वैसी वो है, एक ही बार में पेट साफ कर देगी। हमेशा इन दवाओं को जो है ना गर्म पानी से ही लेना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से, और पानी जो है ना पेट का और अच्छे सफाया करता हुआ चलता है। और कुछ लोग होते हैं ना जो लैट्रिन नहीं आते तो जैसे सादा पानी लेने वाला बताया मैंने, ऐसे गर्म पानी भी लेते हैं लैट्रिन लाने के लिए, तो ये इसका इलाज होता है। कब्ज़ के बहुत पेशेंट आते हैं, इसलिए पूरा इलाज किस वजह से हो रहा है। परहेज़, मिर्च मसाले कम से कम इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से बचें, मीट अंडा मछली वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, बैठें कम, थोड़ा एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो ये सब परहेज़ में भी आ गया, उसूल इलाज में भी आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्या होता है कब्ज़, क्यों होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसकी वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, क्या पहचान है इसकी, और इलाज क्या है, उसूल इलाज क्या है, परहेज़ क्या है, सारी चीज़ होगी इसमें, ठीक है। ठीक।